नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास में आज हमारी 96वीं क्लास है। दोस्तों, इतिहास को हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्ट की विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं ताकि इतिहास को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। और हमारा जो आज चैप्टर चल रहा है वो है मौर्यकाल। मौर्यकाल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसको कई पार्टों में विभाजित किया और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 10 के बारे में। और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे, वो है मौर्यकालीन प्रशासन। दोस्तों, ये हमारी क्लासेस NCERT पर आधारित हैं। इसके साथ साथ और कई ऐसी बुकें हैं जो महत्वपूर्ण है, खासकर UPSC और PCS के एग्ज़ामों के लिए, प्रोफेसर के एग्ज़ामों के लिए, इसलिए उनको हमने यहाँ पर समाहित किया है। दोस्तों, अगर आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और GS बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है तो एक बार हमारे साथ अध्ययन करिए। मुझे विश्वास है कि आपका GS बेहतरीन हो जाएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस GS पर आता जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं तब भी आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। PGT हिस्ट्री से या हिस्ट्री से UGC नेट ऑफ JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं हिस्ट्री से, तब भी आप मेरी क्लास का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। दोस्तों, मौर्य को जो क्षेत्र था वो भारत में बहुत बड़ा था। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इस चित्र में देखेंगे कि अखंड भारत जिसको हम लोग कहते हैं, अखंड भारत का क्षेत्रफल उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और ये भारत पूरा, दक्षिण के भी राज्यों पर उसका आधिपत्य था, क्योंकि 13वें शिलालेख में दक्षिण के चोल, चेर, पांड इनका विजित राज्यों के रूप में उल्लेख है। तो पूर्व में बंगाल तक माना जाता है। ये कहा जाता है कि असम जो है मौर्यों के साम्राज्य के हिस्से से बाहर था और इधर नेपाल और ये पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर। तो इतने बड़े क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाना इतना आसान नहीं था। जाहिर सी बात है मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी वो बेहतरीन रही होगी और यही कारण है कि मगध जिसकी राजधानी पटना पाटलिपुत्र बिहार में थी, पाटलिपुत्र यहां पर थी, इस दूरस्थ क्षेत्र अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कैसे स्थापित किया, यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात है। इतने दूरस्थ क्षेत्रों में उसने शासन प्रशासन कैसे चलाया, कुछ तो कलाकारी रही होगी मौर्य सम्राटों की। दक्षिण में कैसे उसने अपने शासन प्रशासन चलाया, और सबसे बड़ी भारी बात है चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसी भी विद्रोह की सूचना नहीं मिलती है, ठीक है ना। बिंदुसार के समय 2 बार तक्षशिला में और 1 बार स्वात क्षेत्र में विद्रोह की सूचना मिलती है, लेकिन तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसके पीछे आम जनता नहीं थी, बल्कि कौन था, साम्राज्य के जो अधिकारी थे। क्योंकि जब अशोका तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है, ऐसे हालात में वहां की जनता कहती है, ए कुमार, हमारा विद्रोह ना तो राजा बिंदुसार से है ना कुमार से, यानी वहां के गवर्नर से, जबकि दुष्ट महामात यानी जो अधिकारी हैं वो हमारा अत्यधिक शोषण करते हैं। तो कुल मिला के बिंदुसार के समय जो विद्रोह हुआ वो आम जनता का विद्रोह ना होकर अधिकारियों की कार्यशैली की वजह से विद्रोह हुआ था। इसी तरीके से जब दोबारा विद्रोह हुआ तो वहां का जो स्थानीय दरबार था, दरबार में बैठने वाले अधिकारियों का विद्रोह था। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिंदुसार के समय कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं हुआ,
ठीक है ना। अगर हम अशोक के बारे में बात करें तो अशोक बिंदुसार के समय हुए विद्रोहों के ध्यान में रखते हुए अखंड भारत के शासन प्रशासन को इस तरीके से व्यवस्थित करता है कि उसके भी शासनकाल में कोई विद्रोह नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य में कोई विद्रोह न होना अपने आप में एक दिलचस्प मुद्दा है। तो आखिर क्या खूबियां रही हैं मौर्य प्रशासन के बारे में, चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मौर्य प्रशासन के जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें से 3 नाम आते हैं, जिसमें से है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख। तो ये 3 ऐसे स्रोत हैं जो मौर्यों के प्रशासन के बारे में बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब पहला हम लोग उठाते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आखिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यों के प्रशासन के बारे में क्या कहता है? तो सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या कहता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र में राजा के बारे में विस्तृत वर्णन है, मंत्रियों के बारे में वर्णन है कि किस तरीके से मंत्रियों की नियुक्ति की जाए, राजस्व व्यवस्था का वर्णन है कि टैक्स कैसे लगाया जाए, आर्थिक नियंत्रण कैसे है, कि बाह्य वस्तु भारत में आए तो उस पर कितना टैक्स हो, और देश की वस्तु बाहर जाए तो उस पर कितना टैक्स हो। आप अगर इस टैक्सेशन व्यवस्था के बारे में समझेंगे तो बहुत बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की गई थी, जिसको हम लोग आगे चल के अध्ययन करेंगे। मौर्यों के शासन प्रशासन में नौकरशाही की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी मात्रा में नौकरशाही के विवरण मिलता है। संपूर्ण भारत में शायद इतनी बड़ी नौकरशाही किसी साम्राज्य की नहीं थी। न्यायपालिका कैसे काम करती थी, ठीक है, कूटनीति और गुप्तचर के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अर्थशास्त्र से। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि नगर प्रशासन के बारे में सबसे बेहतरीन जानकारी किसमें मिलती है? आइए देखते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्रोत है वो है इंडिका। और आप सबको पता है कि इंडिका के बारे में हमने पीछे पढ़ाया भी है कि इंडिका सेल्यूकस की राजदूत मेगास्थनीज की रचना मानी जाती है। और मेगास्थनीज जो है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ज्यादातर इसका समय कहां पर बीतता है? चंद्रगुप्त के दरबार में। और जाहिर सी बात है, दरबार में रहेगा तो दरबार में ये सैन्य व्यवस्था का बेहतर वर्णन करता है, ठीक है ना। और प्रश्न पूछा क्या जाता है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है? तो ऑप्शन में बहुत सारे छात्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बेहतरीन नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं मौर्य प्रशासन के विशिष्ट तत्व, यानी मौर्यों ने अपना शासन प्रशासन किन तत्वों के माध्यम से चलाया है। तो मौर्यकालीन जो नौकरशाही थी वो अपनी सारे गुणों और अवगुणों के साथ थी, यानी बहुत सारे गुण और अवगुण इसमें मौजूद थे। किसमें? मौर्यों के शासन और प्रशासन के बारे में। और सबसे मजे की बात यह थी कि किस पर आधारित थी? गुप्तचर पर आधारित। सम्राट अपने गुप्तचरों की सूचना के आधार पर नियम बनाते थे कि राज्य में क्या घटना घट रही है, राजा को कैसे पता चलेगा। इसके लिए उसने क्या नियुक्त कर रखे थे? गुप्तचर। और गुप्तचर ही ये राजा को सूचित करेंगे कि राज्य में क्या हो रहा है और कैसे नियम बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो गुप्तचरों के बारे में भी बेहतरीन जानकारी हमें यहां पर मिलती है। संबंधों में कूटनीति का समावेश था।
कौटिल्य का राजा तानाशाह नहीं था, ठीक है ना, राजा को तानाशाह नहीं माना गया, बल्कि वो क्या था, मौर्य प्रशासन किस पर, लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित थे। जैसे आज जो संविधान है, संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, और उसके बाद आप देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, और वो क्या हैं, लोक कल्याणकारी। तो मौर्यों का जो प्रशासन था वो किस पर आधारित था, लोक कल्याणकारी, जैसा आज का चल रहा है। यानी आज का जो संविधान है उसके नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं, अशोक के कल्याणकारी राज्यों की व्यवस्था से लिए गए हैं। कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त के प्रशासन को पुलिस राज्य की संज्ञा देते हैं, वहीं अशोक के प्रशासन को राजकीय निरंकुशवाद की संज्ञा देते हैं। और ये कहने वाले कौन हैं, D.R. भंडारकर, ठीक है ना। तो एक व्यवस्था को यहां पर आप समझ रहे हैं कि कैसे इनकी व्यवस्था यानी मौर्यों का शासन प्रशासन कैसे चलता था। मौर्य साम्राज्य ही प्रथम साम्राज्य था जिसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया, ठीक है ना। इससे पहले भी और बाद में भी बहुत सारे राजवंश आए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर राजाओं को आत्म केंद्रित थे, लेकिन यहाँ पर मौर्य सम्राट न केवल आत्म केंद्रित थे बल्कि जनता के प्रति एक उदार भाव से लोक कल्याण की स्थापना करने की कोशिश की। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन था, मगध था, जो महानगर के समान था, और मौर्यों के जो केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु था वो मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो आइए देखते हैं मौर्यों के प्रशासन कैसे संचालित है, किस तरीके से। मौर्य प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, ठीक है ना, कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। जैसे यहां पर पूरा साम्राज्य था, और साम्राज्य में सबसे ऊपर कौन था, राजा था, ठीक है ना। क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था तो वहां पर साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। जैसे आज भी प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से मौर्य काल में साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था, और इन प्रांतों को क्या कहा गया, प्रांतों को चक्र कहा गया। क्या कहा गया, चक्र। तो साम्राज्य को किसमें विभाजित किया गया, चक्रों में विभाजित किया गया। तो इस तरीके से चक्र में जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो था गवर्नर। जैसे सम्राट केंद्र में होता था उसी तरीके से प्रांतों में गवर्नर होता था। प्रांतों को चक्र भी कहा गया है, ठीक है, या कहीं कहीं आर्यपुत्र भी कहा गया है, ठीक है ना, या राष्ट्रीय भी कहा गया है। जैसे आज नाम के आगे कुमार लगा देते हैं, ठीक है ना, विपिन कुमार। उसी तरीके से कुमार जो है उस समय प्रांतों के गवर्नरों को कहा जाता था। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य शासकों ने किन प्रांतों में या किन किन क्षेत्रों में अपने गवर्नरों को आर्यपुत्र कह के संबोधित किया था। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, यहां जो है क्या कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण भारत का जो प्रांत थे, 5 प्रांत थे, और ये बड़े बड़े प्रांत थे। तो प्रांतों की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए इसको देशों में विभाजित कर दिया गया था। इसको चक्रों को देशों में विभाजित किया गया था, या इसी को मंडल भी कहा जाता था।
और यहाँ का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो क्या था? महामात्य। इसी तरीके से मंडल को जनपदों में विभाजित किया गया था। जैसे आज का विभाजन है, आज भारत कई प्रांतों में विभाजित है, और अगर उत्तर प्रदेश प्रांत को ले लें तो उसमें 75 जिले हैं। 75 जिले के बाद फिर उसमें विभाजन नीचे की इकाइयों में बना हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मंडल शब्द आया, और मंडल शब्द को यहाँ पर क्या कह के संबोधित किया गया? देश कह के संबोधित किया गया। इसीलिए पूछा जाता है कि मौर्य काल में देश शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो देश शब्द मंडलों के लिए प्रयुक्त किया गया था। और यहाँ के जो अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? महामात्य। उसके बाद जनपद आता है। जनपद जैसे वर्तमान में आज जिला को हम संबोधित करते हैं, और यहाँ के जो अधिकारी होते थे वो विषय या आहार कहा जाता था। उसके नीचे की इकाई थी स्थानीय, और पूछा जाता है स्थानीय कितने गांवों का समूह होता था? तो स्थानीय 800 गांवों का समूह होता था। स्थानीय कई द्रोणमुखों में विभाजित था, तो 400 ग्रामों का समूह जो है क्या कहलाता था? द्रोणमुख कहलाता था। उसके बाद द्रोणमुख जो है खारवाटिक में विभाजित था, और 200 ग्राम क्या है? खारवाटिकों का समूह था। तो इस तरीके से ये पूछ लिया जाता है कि स्थानीय में कितने गांव होते थे, द्रोणमुख में कितने गांव होते थे, खारवाटिक में कितने गांव होते थे। ठीक है ना? यह मैच कराने के लिए भी पूछ लिया जाता था। और सबसे बड़ी भारी बात है, यहाँ के अधिकारी को स्थानीय या स्थानिक कह के संबोधित किया जाता था। ठीक है ना? तीनों के अधिकारियों को स्थानिक या स्थानीय कह के संबोधित किया जाता था। अब खारवाटिक के बाद जो अगला नंबर आता है वो संग्रहण का आता है, और संग्रहण में पूछा गया है कितने गांव होते थे? तो संग्रहण में 10 गांव होते थे। पूछ लिया जाता है इसके अधिकारी कौन थे? तो इसके अधिकारी को गोप कहा जाता था। अब गोप क्या कार्य करता था, आगे हम लोग चल के इस पर बात करते हैं। और सबसे नीचे की इकाई थी वो थी गांव थी। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? साम्राज्य। और सबसे छोटी इकाई गांव थी। तो गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है ना? तो ये जीत आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप आगे हम लोग चलते हैं। अब बात करते हैं चक्र या मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है ना? आपको पता है कि पूरा साम्राज्य चक्रों में विभाजित था। तो मौर्य साम्राज्य अपने पूर्णता के काल में कितने? 5 चक्रों में विभाजित थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार तक 4 चक्रों में विभाजित था। लेकिन जब अशोक ने कलिंग जीत लिया, तो कलिंग जीतने के बाद अशोक ने एक नया प्रांत का गठन किया, और इस तरीके से अशोक के समय जो चक्रों का संख्या है वो कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 5। तो ये कहा जाता है मौर्य साम्राज्य अपने पूर्णता के काल में, यानी सबसे जब बड़ा साम्राज्य था उसमें कितने चक्र थे? 5 चक्र थे। उत्तरापथ की राजधानी ये प्रथम था। उत्तरापथ था जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और तक्षशिला के अंतर्गत कंबोज, गांधार, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान आदि क्षेत्र आते थे। यानी पश्चिम का लगभग पूरा क्षेत्र किसमें आ गया था? तक्षशिला में। उसके बाद दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी। तीसरा प्रांत था मध्य प्रांत, और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है ना? मध्य प्रांत या उसी को हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। वर्तमान के मध्य प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? मध्य प्रदेश।
चौथा था अवंती, और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थे। इसके अंतर्गत गुजरात, काठियावाड़, मालवा क्षेत्र, राजपूताना क्षेत्र आता था। और पांचवा प्रांत अशोक के समय बनाया गया, जिसका नाम था कलिंग, और इसकी राजधानी तोशाले थे। दोस्तों, जब आयोग में प्रश्न पूछा जाता है तो एक तरफ चक्र और दूसरी तरफ राजधानी, इन दोनों के नाम देकर क्या है, मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखते हुए इसको अध्ययन करना है कि कहां पर किसकी राजधानी है। आगे हम लोग बात करते हैं। चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे। अशोक के समय कलिंग जीतने के बाद 5वां प्रांत बन गया, जो कि अभी रिपीट कर दिया हमने। अब हम लोग बात करते हैं कि चक्रों में जो गवर्नर होते थे, अधिकारी होते थे, उनको कैसे नियुक्ति दी जाती थी। तो प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा कुमार या आर्यपुत्र या गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है ना। और सबसे बड़ी भारी बात है कि जो कुमार हो या आर्यपुत्र हो या गवर्नर, ये किससे होंगे? ये राजकुल से संबंधित होंगे, यानी परिवार के लोग होंगे। अब परिवार के लोग क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र था, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को रख दिया जाए, वो विद्रोह कर सकता था। ऐसे हालात में इन प्रांतों पर परिवार के लोग क्या थे? शासन प्रशासन संभालते थे। यानी आप ये कह सकते हैं, चक्रों का जो प्रमुख होता था वो राजकुल से संबंधित होते थे। कहीं कहीं गवर्नर कहते थे, कहीं कहीं कुमार कहते थे, कहीं आर्यपुत्र कहते थे। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जहां पर मध्य प्रांत होता था, यानी मगध क्षेत्र, वहां पर किसी भी गवर्नर की नियुक्ति नहीं होती थी। तो यहां पर संभालता कौन था? तो यहां पर युवराज होता था, जो राजा की कार्यों में क्या करता था? सहायता करता था। ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि किस प्रांत में मौर्यों ने अपने गवर्नरों की नियुक्ति नहीं की? तो वो था मध्य प्रांत, या आप कह सकते हैं पाटलिपुत्र कह सकते हैं। ठीक है। कुमार के अधीन, यानी जो जितने भी गवर्नर नियुक्त होते थे, उसके नीचे कुछ अधिकारी होते थे, उन्हीं को महामात्य कहा गया है। और जिनकी सहायता से, यानी कुमार जो है महामात्यों की सहायता से क्या करता था? प्रांतों की शासन व्यवस्था को चलाता था, यानी चक्रों की शासन व्यवस्था को संचालित करता था। देश के शासन व्यवस्था की देखरेख करने के लिए सम्राट द्वारा महामात्य नामक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। अब गवर्नर अपने मन से महामात्यों को नियुक्ति नहीं करता था, बल्कि क्या है? बल्कि उसे राजा भेजता था, यानी केंद्र द्वारा प्रांतों में अधिकारी भेजे जाते थे। उसके बाद प्रांतों के बाद आता है जिला, और जिसे हम जनपद भी कहते हैं, और यहां पर जनपदक व्यवस्था को संभालता था, जिनकी नियुक्ति सम्राट करता था। सबसे बड़ी भारी बात यह है कि केंद्रीय प्रशासन में यह होता है कि जितने बड़े अधिकारी होते हैं हर क्षेत्र के, वो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसे आहार या विषय भी कहा जाता था। उसके नीचे आते हैं संग्रहण, और यहाँ का अधिकारी क्या होता था? गोप होता था। और इसके नीचे का जो अधिकारी होता था ग्राम, और यहाँ का जो मुखिया होता था वो ग्रामिक होता था। ठीक है ना। और ग्रामिक का चुनाव गांव के लोग करते थे। ठीक है ना। यानी गांव की जो व्यवस्था थी उसको केंद्र ने नहीं थोपा था। ठीक है ना। अब हम यहां पर देखते हैं कि मौर्यों का जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें कौन कौन से अधिकारी थे
और वो कैसे कार्य करते थे और किन पर आधारित थे। तो मौर्यों ने जिस शासन व्यवस्था की नींव डाली थी वो कहां से लाई गई थी? क्या उन्होंने खुद ऐसी शासन व्यवस्था को उद्भव किया था या किसी दूसरे देश से आयातित थे? तो जो मौर्यों ने अपनी शासन व्यवस्था की नींव डाली उसके बहुत सारे तत्व ईरानी और यूनानी थे। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इनको ईरानी और यूनानी को पूर्णतः वैसे ही नहीं रख दिया गया है। इन तत्वों को भारतीय परिवेश में ढाला गया। जैसे भारतीय संविधान को आप देखते हैं कि दुनिया के संविधानों को अध्ययन किया गया और फिर वो पहलू वैसा भारत में किस तरीके से लागू होगा, ये काम किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है ना? तो ये अपने आप में एक महज बात होती है कि आपने क्या वहां से पूरा नकल कर लिया, ऐसा नहीं है। उसको हमने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद क्या वो हमारे भारतीय परिवेश में लागू हो सकता है? ये कार्य किसने किया संविधान में? बाबा साहब ने। और वही मौर्यों ने क्या किया? ईरानी और यूनानी तत्वों को, शासन प्रशासनों का अध्ययन किया और उसको भारतीय परिवेश में क्या किया? ढाल दिया। वही यहां पे लिखा गया है कि तथा विवाह पर्याप्त अंश में उद्भूत थे, लेकिन क्या था? मौलिक था। ठीक है? शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य अनेक परिस्थितियों में जनता के हितों को साधना था। क्या था? जनता के हितों को साधना था। यानी जनता को प्रताड़ित नहीं करना था, जनता को लाभ पहुंचाना था। अर्थशास्त्र भारत का प्रथम ग्रंथ है जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि यानी राज्य क्या है। ठीक है ना? जैसे भारतीय संविधान पढ़ोगे तो वहां पर अनुच्छेद 12 या 13 में राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है ना? ठीक उसी तरीके से अर्थशास्त्र भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को परिभाषित किया है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर ही मौर्य प्रशासन आधारित था। सप्तांग सिद्धांत यानी शासन प्रशासन के 7 अंगों को यहां पर बताया गया है। और ये 7 अंग कौन कौन से हैं? जिनमें से सबसे पहला है जनपद, दूसरा है अमात्य, पहला है राजा। ठीक है ना? ये मिस्टेक हो गया है। पहला कौन सा है? राजा है। पहला कौन सा है? राजा है। दूसरा कौन सा है? अमात्य यानी अधिकारी है। यानी सप्तांग सिद्धांत में बताया गया है कि किन लोगों को होना बहुत जरूरी है, तब हम राज्य कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? राजा होगा। दूसरा क्या होगा? अमात्य होगा। तीसरा जनपद होगा। जनपद का मतलब यहां पर क्षेत्र से है। चौथा दुर्ग होगा। पांचवा कोष होगा। छठवां सेना होगा। और सातवां जो है ये मित्र होगा। यानी सप्तांग सिद्धांत में मित्र की भी भूमिका बताई गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है? तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें कौन कौन से हैं? तो जनपद है, अमात्य है, राजा है, दुर्ग है। तो इन सब चीजों को क्रम से आपको समझना है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? राजा। और सबसे नीचे कौन है? मित्र। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राजा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। पूछा गया है आयोग में कि सप्तांग सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो वो कौन सा है? राजा है। ठीक है ना? और सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? तो वो है मित्र। ठीक है ना? एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये अलग से लाया गया है। अंग के स्थान पर यहां पर प्रकृत शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं
कि सप्तांग सिद्धांत में जो पहले स्थान पर है राजा है, उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो राजा मौर्य शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। वर्तमान में क्या है? लोकतंत्रात्मक है, यानी आम लोगों का जो तंत्र है, ठीक है ना। तो स्वरूप जैसे प्राचीन भारत, आप जो भी इतिहास पढ़ेंगे उसमें हर जगह आपको यही शब्द मिलेगा कि कैसा था? राजतंत्रात्मक था। अतः इसमें राजा की स्थिति क्या हो जाएगी? महत्वपूर्ण हो जाएगी। और जब महत्वपूर्ण हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जितनी भी शक्तियां होंगी वो किसमें? राजा पर निहित होंगी। और राजा पर निहित होने का मतलब क्या हुआ कि सारा जो कार्यभार है उसकी मुख्य जिम्मेदारी या मुख्य नियंत्रक कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने भी अधिकार होंगे, शक्तियां होंगी, वो किस पर? राजा पर निर्भर करते हैं। चाहे वो सैनिक हो या न्यायिक हो या वैधानिक हो या कोई भी शक्ति हो, उन सब के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन हो गया? राजा हो गया। और इसीलिए ये कहा गया कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? राजा होगा। और वही क्या करेगा? अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन क्या अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे ही कर देगा कि जो आए चलो आओ अधिकारियों की नियुक्ति होगी? ऐसा नहीं है। मौर्य काल में उन सबकी क्या है? पूरी तरीके से जांच की जाती थी। यहाँ पे लिखा गया है, इस प्रकार वो शासन के प्रमुख स्रोत था, अतः उसे सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। कौन? राजा को। पहले तो राजा के बारे में बताया गया और फिर राजा जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति करेगा उन सबकी जांच करवाएगा। ठीक है ना। कौटिल्य ने राजा को इंद्र का प्रतिनिधि बताया। ठीक है ना। क्या बताया? इंद्र का प्रतिनिधि। मौर्य सम्राट प्रजा वात्सल्य सम्राट थे, यानी प्रजा के हितों का ध्यान रखा। प्रजा का सुखी राजा का सुख था और प्रजा का कल्याण में ही राजा का कल्याण था। और ये सारी जानकारी कहाँ मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है। अर्थशास्त्र का जो प्रथम अधिकरण है, पूछ लिया जाता है इसको किस अर्थशास्त्र को जो पुस्तक है उसको किस में विभाजित किया गया है? तो उसको अधिकरण में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अमात्य, मित्र और मंत्र परिषद। इसमें क्या अंतर है, क्या व्यवस्था है, इसको देखते हैं हम लोग। अमात्य, मित्र और मंत्र परिषद। अर्थशास्त्र में प्रत्यक्ष कार्यों के लिए, यानी जो डायरेक्ट कार्य होंगे उनके संपादन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। लेकिन जो इनडायरेक्ट कार्य होंगे उनके लिए किसकी नियुक्ति की गई? मंत्रियों की नियुक्ति का विधान किया गया। अब वो कैसे होंगे ये देखिएगा। सबसे पहले हम लोग अमात्यों के बारे में बात करेंगे और फिर मंत्रियों के बारे में बात करेंगे। तो जब अमात्यों की नियुक्ति होगी, किसकी? अमात्यों की नियुक्ति होगी, या उन्हीं को हम सचिव भी कह सकते हैं। वर्तमान में एक सामान्य संज्ञा थी, यानी बहुत सारे, जैसे अधिकारी एक सामान्य संज्ञा है तो अधिकारी बहुत सारे हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अमात्य या सचिव क्या है? एक सामान्य संज्ञा थी जिससे राज्य के सभी प्रमुख अधिकारियों के बोध होता है। ठीक है ना। जैसे नौकरशाही हमने कह दिया, तो नौकरशाही में जितने भी ए ग्रेड के अधिकारी हो जाएंगे, फिर बी ग्रेड भी उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अमात्य शब्द कह दिया गया या सचिव शब्द कह दिया गया तो वो सारे अधिकारियों को इंगित करने लगा या सूचित करने लगा। और फिर इन्हीं अधिकारियों से क्या किया जाता था? मंत्रि परिषद का गठन किया जाता था। ठीक है। इनमें कुल 3 से 4 सदस्य होते थे। किसमें? मंत्रि परिषद में। और जो राजा के आत्यांतिक यानी त्वरित जो मामले होते थे उनमें क्या करते थे? सलाह देते थे।
ठीक है ना। उन मामलों में जैसे कोई घटना घट गई, तुरंत उस पर क्या निर्णय लिया जाए, तो ये मंत्रणा होती है, ठीक है ना। वो एक तरीके से वर्तमान की जो कैबिनेट है उसी से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में मंत्रणा के अतिरिक्त एक नियमित मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख है, जिसे परिषा कहा गया, इसे पालिशा भी कहा जाता है। इसमें कई लोग शामिल होते थे, जैसे युवराज हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सेनापति हो गया, पुरोहित हो गया, सन्निधाता हो गया, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद इस तरीके से ये एक समूह बन जाता जाके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज ने मंत्रणा के लिए सुनिड्राइज शब्द का प्रयोग किया है। पूछ लिया जाता है कि सुनिड्राइज क्या है, तो ये किसके लिए है? मंत्रणा के लिए है। कौटिल्य के अनुसार राजा को देश काल एवं कार्य की दृष्टि में रखकर मंत्रियों से क्या किया जाना चाहिए? मंत्रणा, या आप कह सकते हैं सलाह लेना चाहिए। अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद की संख्या का उल्लेख नहीं है, लेकिन कौटिल्य कहता है कि एक बड़ी मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहता है कि वो कहता है कि इंद्र की सभा में 500 सदस्य होते थे, तो जाहिर सी बात है 2 आंखों वाला जो इंद्र है वो कितने 1000 आंखों वाला हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आप जिन कार्यों को नहीं देख पाते हैं वो आपके मंत्री क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। मेगास्थनीज ने मंत्रिपरिषद के लिए सुम्बो उलाई शब्द का प्रयोग किया है। मंत्रिपरिषद के लिए कौन सा शब्द है? सुम्बो उलाई शब्द, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय अधिकारी तंत्र, ठीक है ना। चूंकि शासन प्रशासन मौर्यों का बहुत बड़ा है, तो कुल मिला के इसी को 2 पार्ट में कर देना चाहिए था, लेकिन पार्टों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसीलिए इसको ही दोनों में एक समाहित कर दिया गया। क्योंकि अभी हमें प्रांतीय प्रशासन पढ़ना है, प्रांतों के बाद फिर भू राजस्व, व्यापार वाणिज्य एक साथ पढ़ेंगे, बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे, वस्तुओं के व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तराधिकारी और अंत में मौर्य काल का पतन कैसे हुआ। तो शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन ने अनेक विभागों में बांटा। मौर्य ने अर्थशास्त्र में 18 विभागों के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख मिलता है, तो इनकी संख्या है कितनी? 18। पूछ लिया जाता है कि तीर्थ किसे कहते हैं, तो इन्हीं 18 विभागों को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। आमतौर पर तीर्थ स्थल जो शब्द है वो किसी धार्मिक स्थल के लिए इंगित करता है, लेकिन यहाँ पर मौर्य काल में जो तीर्थ शब्द है वो किसके लिए है? वो विभाग के अधिकारियों के लिए संबोधित करता है। इन अधिकारियों की नियुक्ति करते समय मंत्री तथा पुरोहित उनके चरित्र को खूब अच्छी तरीके से क्या करते थे? जांच पड़ताल करते थे, और इसीलिए पूछा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि मौर्य काल में किसी अधिकारी की नियुक्ति करने से पहले कौन सा परीक्षण किया जाता था? तो वो थी उपधा परीक्षण। अब हम लोग बात करते हैं पुरोहित या प्रधानमंत्री के बारे में। तो बहुत सारे अधिकारी हैं, 18 अधिकारी हैं। तो सबसे पहला जो है वो पुरोहित है या प्रधानमंत्री। ये राजा द्वारा प्रधानमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति होती थी, यानी इसकी नियुक्ति कौन करता था? राजा। और जाहिर सी बात है मंत्री या पुरोहित उसी को नियुक्त किया जाता था जिसका चरित्र बेहतर हो, अर्थात चरित्र को भली भांति क्या किया जाता था? परीक्षण किया जाता था। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा गया, ठीक है ना। और इन प्रधानमंत्री को भी क्या कहा गया? अग्रामात्य, यानी जो सबसे
प्रमुख अमात्य हो। ये पूछ लिया गया कि मौर्य काल में सबसे प्रमुख अमात्य कौन था, तो वो था प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला नाम आता है मुख्य समाहर्ता, या इसी को वित्त मंत्री या गृह मंत्री भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, वित्त मंत्री है तो इसका काम क्या हो जाएगा, टैक्स इकट्ठा करना, आय व्यय का विवरण रखना कि कितना इस बार आया, कितना गया, उन सब की जानकारी रखने वाला कौन था, समाहर्ता। इसके साथ साथ वार्षिक बजट भी तैयार करता था कौन, समाहर्ता ही करता था। मौर्य के शासनकाल में 354 दिनों का कार्यवर्ष माना गया। कितने वर्ष का, 354 दिनों का। मुख्य समाहर्ता लिपिक के एक निकाय की सहायता से विभिन्न विभागों से प्राप्त लेखा जोखा रखता था। यानी कार्य इतना ज़्यादा हो जाता था और इस कारण इनका विवरण तैयार रखने के लिए कुछ लिपिकों की आवश्यकता थी। ठीक है ना। तो अगला नाम आता है सन्निधाता। सन्निधाता कौन है, देखिए विभिन्न विभागों से प्राप्त नकद आय का हिसाब किताब रखना, वस्तुओं के रूप में प्राप्त करों का संग्रहण करना, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय ही था, मुद्रा ज़्यादा थी नहीं, और इसलिए क्या किया जाता था कि बहुत बार जो टैक्स है वो अनाज के रूप में दे दिया जाता था। तो ऐसी अवस्था में वस्तुओं से प्राप्त टैक्स के रूप में जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उसको संग्रहण करना यानी रखना, सुरक्षित रखना, वो किसका काम था, सन्निधाता का काम था। एक तरीके से ये विभिन्न प्रदेशों में कोषाध्यक्ष था। ठीक है ना, प्रत्येक प्रांत में गवर्नर होते थे और उनका कोषाध्यक्ष कौन था, सन्निधाता। कोषागार बनवाना इसका प्रमुख कार्य था और केंद्रीय कोषाध्यक्ष भी एक तरीके से ये था। उसके बाद हम बात करते हैं सेनापति का, और इसका प्रमुख कार्य क्या था, यानी ये प्रमुख सेना अधिकारी था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं युवराज के बारे में। तो ये राजा का उत्तराधिकारी था और अपने पिता के कार्यों में क्या करता था, मदद करता था। फिर अगला आता है प्रदेष्टा या कंटक शोधन। यह एक तरीके के फौजदारी न्यायालय का क्या होता था, न्यायाधीश, और वर्तमान में इसे कमिश्नर के समकक्ष रखा गया है। देखिए दो तरीके से न्याय होते हैं, एक दीवानी और दूसरा है फौजदारी, या उसी का हम कंटक शोधन कहते हैं। तो दीवानी में क्या होता है, जिसमें टैक्स वगैरह वसूला जाता है, उसके बाद विवाद को रखा जाता है। लेकिन फौजदारी में लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ों को इसमें रखा जाता है। उसके बाद अगला नाम आता है नायक का। किसका आता है, नायक का। और ये क्या करता था, सेना का संचालन। ये सेना, गलती हो गई, सेना है, इसका काम क्या था, सेना का संचालन करना था, तथा रण क्षेत्र में सेना की अगुवाई करना और युद्ध में व्यूह रचना। किसकी रचना, व्यूह की रचना और नगर की रक्षा करना इसका प्रमुख दायित्व था। ठीक है। अगला नाम आता है कर्मांतिक का। यह देश के विभिन्न उद्योग धंधों का क्या था, प्रधान निरीक्षक था। बहुत सारे उद्योग चलते थे, ईंटों का उद्योग, लकड़ी का उद्योग, तांबे का उद्योग, रथों का उद्योग। तो इन सब कार्यों का निरीक्षण कौन करता था, कर्मांतिक करता था। अगला नाम आता है व्यवहारिक का। यह धर्मस्थनी यानी दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। इसे धर्मस्थ भी कहा जाता था। ठीक है। अगला नाम आता है मंत्रिपरिषद में। ठीक है ना, क्या नाम आता है, मंत्रिपरिषद। यह मंत्रिपरिषद के कार्यों को क्या करता था, देखभाल करता था। मंत्रिपरिषद एक विशाल संगठन था और यह मंत्रिपरिषद का क्या करता था, अध्यक्षता करता था। दंडपाल यह सेना के समस्त आवश्यकताओं की क्या करता था, पूर्ति करता था और पुलिस अनुशासन के विभिन्न अधिकारियों की भी देखरेख करता था, यानी व्यवस्थित करता था, उन्हें दंडित भी करता था। अगला नाम आता है अंतपाल।
अंतपाल का मतलब है अंत यानी दूरस्थ क्षेत्र, और अंतपाल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सीमावर्ती यानी जो सीमा के किनारे बॉर्डर पे दुर्ग होते थे, वहीं पर इसको क्या है उसके संरक्षक के लिए लगाया जाता था। इसके साथ साथ सीमांत जो मार्ग थे उनकी भी रक्षा करता था, क्योंकि इन मार्गों में लुटेरे भी हुआ करते थे। फिर है अगला नाम आता है दुर्गपाल। ये साम्राज्य के आंतरिक भागों में स्थित दुर्गों की रक्षा करना, उसका प्रबंधन करना था। अगला नाम आता है नागरक का, और नगर की देखभाल करने वाला जो प्रमुख अधिकारी था वो क्या था, नागरक था। उसके बाद अगला नाम आता है प्रशस्ता। ये राजकीय कागजातों की क्या करता था, सुरक्षित रखता था, राजकीय आज्ञाओं की लिपिबद्ध करता था। राजा जो बोला उसको क्या किया, लिख के रख दिया। उसके बाद अगला नाम आता है द्वारिकी। तो ये राजमहलों में रहता था, यानी द्वारपाल के रूप में काम करता था। राजमहल में आने जाने वालों के लोगों पर नज़र भी रखता था कि कौन आया, कोई चोर तो नहीं आया, उस पर नज़र रखता था। और जितने भी गुप्तचर थे वो उसी द्वारिक के अधिकार अंडर में काम करते थे। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला नाम आता है अंतर्वेशिक का। ये सम्राट का अंगरक्षक था, या आप कह सकते हैं सेना का प्रधान था। मौर्य काल में महिलाओं को भी क्या किया गया था, अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी महिलाएं भी क्या है, राजा की सुरक्षा में लगी रहती थी, क्योंकि ऐसा डर था कि कोई भी महिला राजा की हत्या कर सकती है, महिला के भेष में आ सकती है। तो ऐसी अवस्था में महिला को अंगरक्षक के रूप में भी मौर्य काल में रखा जाता था। अगला है आटविक। जाहिर सी बात है ये जंगल का प्रमुख अधिकारी था, तो जंगल से प्राप्त जितने भी द्रव्य थे इसी के अधीन होते थे। दोस्तों ये 18 तीर्थों के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया। 18 तीर्थों के बाद कुछ लगभग 27 या 28 अध्यक्ष होते थे। उन अध्यक्षों के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो 18 तीर्थों के अधीन कुछ अध्यक्ष होते थे जो अपने विभागों से कर वसूलते थे और विभिन्न उद्योग व्यवसाय पर प्रतिबंध रखते थे। इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहकर संबोधित किया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मजिस्ट्रेट कौन थे। तो एक तरीके से जो विभिन्न उद्योगों के अधिकारी थे, जो उन पर नियंत्रण रखते थे, उसी को क्या कहा गया है, मजिस्ट्रेट कहा गया है। अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? पहला है शुल्काध्यक्ष। तो ये व्यापार से प्राप्त करों को एकत्रित करता था, और इसमें से प्रमुख है सीमा शुल्क या पथ कर इकट्ठा करना। ठीक है। उसके बाद है पौतवाध्यक्ष, जिसको हम समझने के लिए पौवा कह सकते हैं। ठीक है ना। तो पौवा उसी से बना हुआ है। तो ये नाप तौल का क्या था, प्रमुख नियंत्रक था, और हर 4 माह बाद ये क्या करता था, उन चीजों का सर्वेक्षण करता था, बाटों का सर्वेक्षण करता था, ताकि घटतौली ना की जा सके। मानाध्यक्ष यानी दूरी समय की माप को नियंत्रित करने वाला अधिकारी था। इसे समय पालक भी कहा जाता था, कि कितनी दूरी में, कितने किलोमीटर में, इस तरीके का निर्धारण कौन करता था, मानाध्यक्ष करता था। उसके बाद अगला नाम आता है सूत्राध्यक्ष। ये कुटाई बुनाई, सूत्र मतलब धागा, सूत जिसको हम कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कटाई बुनाई की व्यवस्था अर्थात वस्त्र उद्योग का क्या था, अधिकारी था, और उस पर क्या करता था, वस्त्र उद्योग पर ये नियंत्रण रखता था। अगला नाम आता है, और अगला नाम है सीता अध्यक्ष। तो सीता क्या करता था, जो राजा की भूमि होती थी, यानी जो भूमियां राजकीय नियंत्रण में थी, उसकी जो एग्रीकल्चर होती थी, उसकी देखरेख करने वाला कौन था, सीता अध्यक्ष था। उसके बाद अगला नाम आता है सुराध्यक्ष।
सुरापान यानी शराब से संबंधित हो गया। ये शराब उद्योग राज्य के नियंत्रण में था। शराब का निर्माण करवाता था कौन? राज्य करवाता था। इसे वितरित करवाना, प्रयोग करना, नियंत्रित करना किसकी देखरेख में होता था? सुराध्यक्ष की देखरेख में होता था। उसके बाद सूनाध्यक्ष यानी बूचड़ खाने का अधिकारी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है चमड़ा व्यापार, पशुपालन इसी के नियंत्रण में हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं गणिका अध्यक्ष। तो गणिका अध्यक्ष में वेश्याओं की देखरेख करना था, उन पर नियंत्रण रखना था। बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो राजकीय सेवा में क्या थी? लगी हुई थी, और राज्य में क्या करती थी? मनोरंजन करवाते थे। तो इस तरीके से गणिका अध्यक्ष किसके नियंत्रण में आ गया? महिलाओं के, यानी ऐसी महिलाएं जो मनोरंजन कराती थी, नृत्य करती थी, उनके अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? गणिका अध्यक्ष। अगला आता है विविधता अध्यक्ष। ये चरागाहों की व्यवस्था करता था, ठीक है ना। इसका काम क्या था? तालाब, कुओं का निर्माण करना और डाकुओं से व्यापारी के काफिलों की रक्षा करना। ये पूछा गया है, ठीक है ना। इसको क्या किया गया है? पूछा गया है। उसके बाद नावाध्यक्ष। नावा का मतलब हो गया नाव, ठीक है ना। तो नावाध्यक्ष में कौन सा आ गया? जहाज रानी उद्योग इसी से संबंधित था, यानी समुद्र संबंधी नाव या जहाज से लेकर व्यापार, कर वसूलना, व्यापार करना, सब इसी की देखरेख में होता था, ठीक है ना। और ये कहा गया कि अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है कि जहाज रानी उद्योग पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है मुद्रा अध्यक्ष से। दोस्तों यहां पर मुद्रा का मतलब है पासपोर्ट, ठीक है ना। मुद्रा का मतलब यहां पर आप सिक्का मत समझना। अगर सिक्का समझे तो समझ लेना कि यह क्वेश्चन गलत हो गया। पूरे इतिहास में जब आप मुद्रा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो दो ऐसे काल होते हैं। कौन से? एक सिंधु सभ्यता और दूसरा है मौर्य काल। इन दोनों में जो मुद्रा शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है? पासपोर्ट है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो देश से बाहर जाने के लोगों के लिए राज्य की अनुमति पत्र लेना पड़ता था, यानी ऐसे आप नहीं आ जा सकते थे। और ऐसा तभी हो सकता है जब बेहतरीन शासन व्यवस्था चल रही हो। तो इसे मुद्रा कहा जाता था। मुद्रा प्रदान करने वाले अधिकारी को मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था, अर्थात ये एक पासपोर्ट या पारपत्र अधिकारी कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है लक्षणाध्यक्ष। तो ज्यादा नहीं बचा हुआ है। अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष यानी सिक्का जारी करने वाला। अब देखिएगा, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट जारी करता था और इसलिए सिक्का जारी करने वाले का पूछ लिया जाता है। तो कौन सा है? लक्षणाध्यक्ष, ठीक है ना। ये प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, यानी टकसालें इसी के अधीन होती थी। और प्रत्येक टकसालों में क्या है? स्ववर्णिक अधिकारी था। और जो सिक्कों की देखरेख करने वाला था, कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा अधिकारी था जो सिक्कों की जांच पड़ताल करता था, ठीक है ना। तो ये तो जारी करने वाले हैं, टकसाल अधिकारी हैं। कौन सा? लक्षणाध्यक्ष। अगला है कुप्याध्यक्ष, यानी जंगलों से प्राप्त द्रव्य को कुप्य कहा जाता था और जंगली द्रव्य कुप्य अध्यक्ष के ही अधीन होता था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पत्तनाध्यक्ष, जाहिर सी बात है पत्तन या बंदरगाह कह सकते हैं, व्यापार को नियंत्रित करने वाला अधिकारी था ये, ठीक है ना। और बंदरगाह अधिकारी था, अर्थात ये कह सकते हैं जहाज रानी पर राज्य का क्या था? एक अधिकार था।
और ये कथन किसका है? कौटिल्य का है। जबकि एस्ट्रेबो का कहना है कि जहाज बनाने का उद्योग मौर्यों ने इजारेदारी यानी ठेकेदारी पर था। ठीक है ना? तो डायरेक्ट स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ज्यादा उचित माना जाता है और इसीलिए कहा गया कि मौर्य काल में जो जहाजरानी उद्योग था वो राज्य के नियंत्रण में था। तो जो एस्ट्रेबो का कहना है वो स्टेटमेंट गलत मान लिया जाता है। ठीक है। अगला है गौवाध्यक्ष, यानी जो पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था उसी को गौवाध्यक्ष कहा गया, यानी पशुओं पर क्या करता था? नियंत्रण करता था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अश्वाध्यक्ष। जाहिर सी बात है घोड़े से संबंधित है, घोड़े के पालन पोषण से संबंधित है, नस्लों के संवर्धन से संबंधित है। तो नस्लों के संवर्धन की देखरेख कौन करता था? अश्वाध्यक्ष होता था। यानी अश्वारोही सेना का ये क्या है? अध्यक्षता भी करता था। आगे हम लोग देखते हैं हस्ताध्यक्ष, यानी हाथियों की रक्षा करना, जंगल से पकड़ना, उनको पालतू बनाना और युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना, ये किसका काम था? हस्ताध्यक्ष का। अगला नाम आता है अकाराध्यक्ष। ये विभिन्न खानों का अधिकारी था और इसके अधीन लोहा या स्वर्णाध्यक्ष या खान्याध्यक्ष के अधिकारी होते थे। उसके बाद अगला नाम आता है देवता अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है मंदिर का निर्माण करना इसी की देखरेख में होता था। ठीक है ना? मंदिरों से राजस्व जो प्राप्त होता था उस पर नियंत्रण रखना इसका प्रमुख कार्य था। अगला है बंदगाराध्यक्ष, यानी जो बंदी गृह का अधिकारी होता था उसी को बंदगाराध्यक्ष कहा गया है। ठीक है ना? उसी तरीके से आयुधगाराध्यक्ष, यानी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना और उनकी देखरेख करना, उसी को आयुध अध्यक्ष कहा गया। महामात्य सर्प, ठीक है ना, यानी जो गुप्तचर विभाग होता था उसके जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको महामात्य सर्प कहा गया है। यानी जैसे सांप नहीं चुपके चुपके से खिसकता हुआ चला जाता है, ठीक उसी तरीके से गुप्तचर काम करते थे, यानी खुफिया विभाग। दूताध्यक्ष यानी जुए का अधिकारी, क्रीड़ा अध्यक्ष, इस तरीके से ये अधिकारी होते थे। खान्या या खानों का अधिकारी, कोष्ठागार, ये गोदामों का जो अध्यक्ष होता था उसी को और कई सारे हैं। लोहाध्यक्ष, नगवाध्यक्ष यानी हाथियों का जो वन पालक था, पप्प्याध्यक्ष, पैदल सेना का अध्यक्ष, ठीक है ना, रथाध्यक्ष, रथ सेना का जो अध्यक्ष होता था, संस्थाध्यक्ष, निजी व्यापार पर नियंत्रक था, सुवर्ण अध्यक्ष, ये कीमती धातुओं और आभूषणों की देखरेख करता था। उसके बाद मत्स्य पालन विभाग के बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है ना? तो किस पर नहीं मिलता है? मत्स्य पालन विभाग पर। कौटिल्य का कहना है कि सभी मंत्री अपने विभागों का एक साथ हिसाब दे और प्रशासन में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू करें, जैसा कि आज भी लागू है। तो अशोक ने अपने सुधारों के अंतर्गत राजत्व की पितृत्व सत्तात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया। दोस्तों, ये था मौर्य काल का प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकें। थैंक यू।